हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DSSB TGT नेचुरल साइंस सीरीज़। इसमें अभी हम कवर कर रहे हैं यूनिट आर एनवायरनमेंट, जिसके ऑलरेडी हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड वाटर पॉल्यूशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब क्या होता है, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो सोलर एनर्जी आती है यानी सनलाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है भाई, CO2 और H2O के वेपर्स हैं, तो उससे ये सोलर एनर्जी पास होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब होगी विजिबल रीजन में, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ कहाँ तक पहुँच जाएगी, अर्थ तक पहुँच जाएगी। ये हमारा अर्थ का सरफेस है और यहाँ तक हमारी एनर्जी पहुँच गई। ये है हमारी स्टेज फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारी कुछ एनर्जी अभी पहुँच चुकी है, राइट। अब क्या होगा, जब ये अर्थ गर्म हो जाएगी यानी जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तो कुछ को ये क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। तो ये क्या होगी, जो हीटिंग से, अर्थ की हीटिंग से जो रेडिएशंस बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन यानी ये हीट की फॉर्म में जो एनर्जी निकलेगी और ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी, राइट। तो कौन सी फॉर्म में जाएगी, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में। अब जो एटमॉस्फेयर में जब ये जा रही है, तो अभी बताया एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, CO2 और H2O के वेपर्स। तो ये CO2 और H2O क्या करते हैं, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है इसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब ये दोबारा एब्जॉर्ब हो गई तो इसका होगा क्या, ये तो एटमॉस्फेयर में रह गई ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह गई। तो ये H2O और CO2 वेपर क्या करेंगे, वापस उसी हीट को वापस अर्थ को भेज देंगे। तो उससे क्या होगा, अर्थ की तो एनर्जी बढ़ रही है ना, अर्थ की हीटिंग एनर्जी बढ़ रही है, इससे अर्थ क्या होगी भाई, इससे जो अर्थ है उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी और क्या होगा, अपने आप क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का गर्म होना इन रेडिएशंस की वजह से उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ कि जो सोलर एनर्जी आई अर्थ पर, जो सोलर एनर्जी आई अर्थ पर, वो इन गैसेस ने, कुछ तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ इन गैसेस ने, है ना। तो जब वो जो वापस आती है ये एटमॉस्फेयर में, यानी जब इसे हीट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर से ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है इन वेपर से, और ये वेपर वापस उसी हीट को अर्थ में भेज देते हैं। इसका मतलब जो एक बार अंदर आ गई एनर्जी वो वापस नहीं जा पाती बाहर। और ऐसा, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यही है, यानी अर्थ का गर्म होना, अर्थ का गर्म होना ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो री एमिट होती है, किसकी वजह से, CO2 और H2O वेपर्स की वजह से। ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के पास होते हैं, फिर वही रेडिएशन अर्थ तक वापस आती हैं और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल सा है, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, और इस सन से यहाँ पर एनर्जी आई तो कुछ तो यहाँ CO2 और H2O के वाटर वेपर ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ अर्थ ने। अब अर्थ गर्म होने के बाद उस रेडिएशंस को वापस भेजेगी। जब वापस भेजेगी तो कौन सी फॉर्म में भेजेगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस। याद रख लेना, जब हीटिंग हो जाती है तो जो रेडिएशंस एमिट होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस बाहर नहीं जाएंगी, इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 और H2O, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस वो इसे अर्थ पर ही भेजेगा। इस फिनोमिना को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसकी वजह से अर्थ की बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ग्लोब का गर्म होना ना, तो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब आपको याद रखना है, ये जो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, वो कौन कौन सी गैसेस है, और उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये याद रखना है क्योंकि ये आ जाता है, इनमें से कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, MCQ का क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, उसमें एक तो आती है हमारी CO2, CH4, ओजोन आती है, वाटर वेपर्स आते हैं, और CFCS जो कल बताया था, CFCS होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है कि इसके अंदर कौन कौन से गैसेस आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गैसेस आते हैं जो उन रेडिएशंस को वापस एब्जॉर्ब करके अर्थ पर भेज देते हैं, वो होता है एक तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, O3 ओजोन, H2O यानी वाटर वेपर्स, और CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। चलो नेक्स्ट, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट आ जाओ, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो देखो,
जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में CO2 भेजती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। भाई यही तो रीज़न था, CO2 और जो वाटर वेपर है यही तो है जो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। ये नहीं होंगे तो फिर एनर्जी ट्रैप नहीं होगी ना, तो CO2 की वजह से एनर्जी ट्रैप हो रही है ना, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इन गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या बढ़ती है भाई, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो टेम्परेट रीजन है यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उनमें समर्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे और हॉटर हो जाएंगे, और विंटर बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे और वार्मर छोटे होंगे और कोल्डर होंगे, है ना। जो वार्मर, यहाँ कोल्डर कर लेना, ठंड होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो वार्मर क्लाइमेट है यानी ऐसे सिटीज़ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, वो तो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट हो जाएंगे कि वहाँ रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ठंडे रीजन वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे, जो गर्म है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगे। अब देखो विंटर तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी, यानी गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी। तो वो सिटीज़ यानी टेम्परेट रीजन का आप लगा लेना, वहाँ पर समर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे, विंटर बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। और वो सिटीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यानी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो, तो इतने ज़्यादा हॉट हो जाएंगे कि वहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, टोटल ग्लोबल रेनफॉल में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से, अच्छा देखो टोटल ग्लोबल रेनफॉल तो बढ़ेगा पर कुछ रीजन्स में बहुत ही कम रेनफॉल होगा। एक तरह से लगा लो क्लाइमेट चेंज आ जाएगा पूरा। तो जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का ही तो कारण है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इससे डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ड्राउट होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, है ना। और अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो ओशंस है वो भी वार्म अप होंगे, तो सी लेवल अपने आप बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो वो रीजन जो सी के पास लाई करते हैं और बहुत ही नीचे हैं उनमें तो बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आएगा वहाँ पर। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होगी। भाई इतना सारा पानी की वजह से हो रहा है तो डिजीज़ भी तो बढ़ेंगे, जैसे मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब इंक्रीज हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेज याद रखनी है, कौन कौन सी होती है। एक तो होती है CO2, एक कौन सी होती है H2O, एक कौन सी होती है CH4, एक हो गया वाटर वेपर, और हो गया ओजोन, और याद रखना है CFCS। तो ये चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें अब पढ़ना है, देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जा सकता है। पहले तो देखो, सब अपने व्हीकल्स की बजाय अगर कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो उससे इमिशन कम होगा CO2 का, है ना। बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए मोर और लोगों को हमें एजुकेट करना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और उस एनवायरमेंट सेव के बारे में। अल्टीमेटली लोगों को पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो जितना ज़्यादा लोगों को पता होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में उतने ही ज़्यादा वो अवेयर होंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। भाई मेनली तो CO2 के इमिशन को रोकना है, ये नहीं होगा तो ग्रीन हाउस नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो भाई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, है ना। तो क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें बेसिकली इसमें पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। देखो वाटर पॉल्यूशन, वाटर को कॉन्टामिनेट करना। तो क्या होता है वाटर का कॉन्टामिनेशन, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जो वाटर में मिल गया और वाटर को नुकसान पहुंचा रहा है। फॉरेन सब्सटेंस मतलब ऐसा जो वाटर के लिए काम का नहीं है, उसे फॉरेन सब्सटेंस यहाँ पर कहा गया है, जो वाटर को हार्मफुल बना रहा है। अब वो वाटर चाहे एनिमल्स ले या प्लांट या एक्वेटिक लाइफ, उन सब के लिए वो हार्मफुल है। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी वो अनफिट है। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस का मिल जाना जो वाटर को कॉन्टामिनेट कर रहे हैं, वाटर को हार्मफुल बना रहे हैं एनिमल, प्लांट और एक्वेटिक लाइफ के लिए। बाकी यूजेस के लिए भी जो वाटर है वो अनफिट है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, ये जो फॉरेन सब्सटेंसेस है जो वाटर में मिलकर वाटर को कॉन्टामिनेट करते हैं, इन फॉरेन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। तो वो फॉरेन सब्सटेंसेस जो वाटर में मिलकर वाटर को कॉन्टामिनेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब मेजर वाटर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं और वो कहाँ से आते हैं, यानी उनके सोर्सेज क्या हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। वो तो डोमेस्टिक सीवेज से ही आ जाते हैं, जो हमारे घरों से कचरा निकलता है उसी से आ जाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक वेस्ट देखो जो बायोडिग्रेड हो सकता है, वो डोमेस्टिक सीवेज से भी आता है। वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, ये सब तो डोमेस्टिक सीवेज में आ जाते हैं। एनिमल मैन्योर आ जाते हैं,
डिकेइंग प्लांट, भाई जो प्लांट मर गए हैं, एनिमल्स मर गए हैं, वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट में ही जाएंगे। बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, पेपर डिस्कार्ड्स हो गए, वो सब किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आएंगे। ये सब अगर पानी में मिलेगा तो पानी को तो पॉल्यूट ही करेगा ना। फिर उसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसे प्लांट्स के अंदर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। अब जब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं तो इरिगेशन के टाइम पर वो क्या होंगे, वाटर के अंदर मिलेंगे, तो वाटर को क्या करेंगे, वो पॉल्यूट करेंगे। टॉक्सिक हैवी मेटल्स जो कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है टॉक्सिक हैवी मेटल्स, वो वहाँ से आएंगे। पेस्टिसाइड सबको पता है, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट या फंगी या फिर वीड्स को ख़त्म करने के लिए, यानी प्लांट्स के अंदर कोई इंसेक्ट है, फंगी लगे, उसको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, तो वो वहाँ से आएगा। अब पेस्टिसाइड भी अगर वाटर के अंदर मिलेगा तो वाटर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेडिमेंट। सेडिमेंट कहाँ से आते हैं, ये सॉइल के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं या रॉक के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में रिलीज किए जाते हैं माइनिंग से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हो रही हैं वहाँ से जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वॉश किए जाते हैं, वाटर में मिक्स किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का मेन मतलब है सॉइल या रॉक के पार्टिकल्स जो किसी तरीके से इनसॉल्युबल और वाटर में मिल गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स, राइट। रेडियो एक्टिवेट्स जैसे यूरेनियम कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, या फिर न्यूक्लियर प्लांट से एक्सीडेंटली रिलीज हो गया कोई वेस्ट, भाई किसी ने जानबूझ के नहीं किया बट एक्सीडेंटली अगर रिलीज हो गया न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट है, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। हीट, वो इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो वाटर को यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, है ना, उसको भी डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर में एज हॉट वाटर, तो वो भी वाटर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई वाटर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, वो फॉरेन सब्सटेंसेस जो वाटर में मिक्स हो गए और वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से होते हैं मेन और उनके सोर्सेस क्या हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन से क्या नुकसान होते हैं हमें, देखो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है एशेरिकिया कोली और होता है एक स्ट्रेप्टोकोकस फेकिलीज, ठीक है। अब ये तो सबको पता होगा, एशकेरिया कोली ये क्या होता है, इकोली बैक्टीरिया ही तो होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। अब ये क्या होता है, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होती है, एक तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। कैडमियम और मरकरी मिलेगा बॉडी में तो ये डैमेज करेगा किसको, ये है कैडमियम और मरकरी, तो कैडमियम और मरकरी याद रखना है, डैमेज करते हैं किसको, किडनी को, लिवर को, और CNS का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं, है ना। अभी कैडमियम और मरकरी कहाँ से आएंगे, ये पता है ना, अभी हमने देखा था कि कोई इंडस्ट्रीज है वहाँ से अगर मेटल्स रिलीज हो गए, वो वाटर के अंदर मिल गए और वो किसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में पहुँच गए तो हमारे किडनी, लिवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब करेंगे। लेड है, लेड पॉइजनिंग क्या करता है, ये भी किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन और ब्रेन। किडनी, आप लेड का याद रखना, लेड मतलब ब्रेन को खराब कर देगा, ब्रेन में डैमेज करेगा और CNS को भी खराब करेगा, नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज करेगा। सबसे ज़्यादा याद रखना है मरकरी का, इसका याद रख लेना, स्पेस टार्मार्क कर लो। मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है मीना माता, ये आ चुका है। मीना माता का जो मेन पॉल्यूटेंट है वो क्या है, मरकरी। मरकरी मतलब Hg और मरकरी M से होता है, मीना माता भी M से होता है, ऐसे याद रख लेना। तो मरकरी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम क्या है, मीना माता। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्या करती है, मसल्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है और जो हमारी हेयरिंग पावर है वो भी बहुत वीक हो जाती है, विजन पावर वीक हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है। देखो मीना माता एक जगह है जापान में, सबसे पहले जो ये बीमारी है वहीं पर हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, मीना माता। इसको सबसे ज़्यादा याद रखना, मीना माता किसकी वजह से होती है, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, Pb हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, कॉम्युलेटिव पॉइजन्स होते हैं। कॉम्युलेटिव मतलब ये क्या होते हैं, बॉडी में जाके एक्सक्रीट तो ये होते नहीं है, बॉडी से तो बाहर जाएंगे नहीं, तो किसी कारण अगर ये बॉडी में चले गए तो बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं एक ही जगह, तो उसी को बोलते हैं क्या, कॉम्युलेटिव। तो ये क्या होते हैं, कॉम्युलेटिव पॉइजन होते हैं, बॉडी में चले गए और वहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव पॉइजन। तो ये कॉम्युलेटिव पॉइजन होते हैं क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में बढ़ती हुई चल जाती है। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती हुई चल जाएगी, यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करती चल जाएगी बॉडी के अंदर, राइट।
इसीलिए ये डेंजरस होते हैं, इसीलिए हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिसके अंदर ये हो, है ना। नेक्स्ट आता है पीसीबीज। पीसीबीज को बोलते हैं हम पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स, है ना। ये ट्रांसफार्मर्स में या कैपेसिटर्स में यूज़ किए जाते हैं, या क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, और फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक पहले चलता था ना डीडीटी, डाइक्लोरो, पॉलीक्लोरीनेटेड मतलब उसमें क्लोरीन होंगे, बाइफिनाइल, जैसे ये था ना डीडीटी था हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो जो डीडीटी था वो था हमारा डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये था। अब ये क्या होता है, ये जो डीडीटी है ये काम करता है इंसेक्टिसाइड का। तो ये क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड पता है कहाँ यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में, है ना। तो जो क्रॉप्स के अगर ऊपर इंसेक्ट लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड। तो एक डीडीटी भी इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता था, जो एक पीसीबी है यानी पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। अब क्या होते हैं, अब ये क्रॉप पर अब ये क्रॉप के अंदर डाले गए इंसेक्टिसाइड, उनके ऊपर छिड़का गया। अब क्या हुआ, जब वो उस क्रॉप को वॉश करेंगे तो पानी में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, वो पानी किसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में आएगा तो क्या करेगा वो, ये क्या होते हैं फिर, खत्म नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो ये क्या करते हैं, फिर बॉडी में जाकर कैंसर का कारण बनते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। और ये बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर भी करते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये कैंसर का कारण होते हैं, इसीलिए जो डीडीटी है उस पर तो बैन लगाया गया है। तो अब जो डीडीटी है उसके ऊपर क्या है, बैन, ठीक है। चलो, ऐसे ही जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन के लिए, वो क्या होता है, डिग्रेडेबल डिटर्जेंट पे फीड करता है तो बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब उनके ग्रोथ की वजह से वो क्या करती है, सारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले जाता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर के अंदर कमी हो जाती है, और जो दूसरी एक्वेटिक लाइफ है वो फिश या प्लांट्स वहाँ पे डाई करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। देखो इसको मैं एक बार समझाती हूँ क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसका नाम क्या है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन क्या है, ये देखो, यूट्रोफिकेशन देखते क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। देखो यहाँ पर क्या है, ये मान लो ये हमारी कोई लेक है, ठीक है, ये इसका अपर सरफेस है। तो ये एक लेक है और ये क्या है, इसका एक अपर सरफेस। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं नीचे इसके, और इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, एक्वेटिक मतलब फिश हैं, और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हैं, और इसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, है ना। ये लेक है, इसके अंदर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अब क्या है, इसके अंदर वेस्ट भी है, बहुत सारा वेस्ट मटीरियल भी है। अब अगर इसमें वेस्ट मटीरियल है, ये लेक है मान लो, वो हो गया इसका अपर एटमोसफेयर, ये एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटीरियल भी है, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल है तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो किस पर फीड करेंगे, इस वेस्ट को फीड करेंगे। ये सबको पता है कि अगर यहाँ पर कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करने के लिए कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होंगे जो उस बायो डिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, यानी ये इस पे फीड करेंगे, है ना। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, ये सबको पता होना चाहिए, जो एनिमल्स हैं और ये जो प्लांट्स हैं ये यहाँ पे क्या लेते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब वो ऑक्सीजन आएगी वाटर के अंदर, डिजॉल्व होगी, तब ये ब्रेथ कर पाएंगे, यानी ये सांस ले पाएंगे। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सॉरी O2 रख लेना यहाँ पर, सॉरी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 इन वाटर, उसे लेंगे ये। अब क्या होगा, यहाँ से O2 आएगी। अब जब O2 आएगी तो कुछ O2 तो ये बैक्टीरिया यूज़ कर लेगा डिग्रेडेशन के लिए, तो डिग्रेडेशन के लिए कुछ O2 को यूज़ कर लेगा। तो जो टोटल O2 इन्हें मिलने वाली थी प्लांट्स और एनिमल्स को, अगर ये नहीं होते, यहाँ पर मान लो ये बैक्टीरिया नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होता, अगर क्लीन वाटर होता प्रॉपरली तो ये पूरी O2 को यूज़ कर लेते प्लांट्स और एनिमल्स। बट अभी उसमें से कुछ पोर्शन ये बैक्टीरिया यूज़ कर लेता है डिग्रेडेशन में, तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट और एनिमल को मिलने वाली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये क्या हो जाती है, कम, लेस मिलेगी तो कुछ को मिलेगी ही नहीं, जिसकी वजह से ये डाई करने लगेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ये चीज़ याद रखनी है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। और ये जो बैक्टीरिया है इसने कितनी ऑक्सीजन यूज़ की, इसी को कहते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ
द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज एंड सब्सटिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यानी क्या हुआ कि इन्होंने जो ऑटो यूज किया है, ये हो गए प्लांट मतलब ये हो गया न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, भाई इन्होंने तो अपने फायदे के लिए यूज की ना, इसको भी डिग्रेड करना जरूरी है, पर इसके डिग्रेडेशन की वजह से इनको लॉस हो रहा है, प्लांट और एनिमल्स को, इनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ गई, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। चलो नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं, चाहे एक्वेटिक प्लांट है या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कैसी ऑक्सीजन लेते हैं, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब O2 इन वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं, यानी पानी के अंदर डिजॉल्व हुई ऑक्सीजन को वो लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 6 ppm से कम होती है, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 6 पार्ट, अगर ये 6 पार्ट ppm से कम होती है तो जो फिश ग्रोथ है वो इनहिबिट होने लग जाती है ना। तो देखो क्या होगा, दो मेन सोर्सेस हैं ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन कंज्यूम कहाँ कहाँ होती है वो देखो, एक तो ये सरफेस पे कंज्यूम हो जाती है एटमॉस्फेयर से, और एक क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस में कैरिड आउट बाय मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिक प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर आई उसे कौन कौन कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अभी जो पीछे दिखाया था मैंने, क्या बोला था कि जो पानी है उसके अंदर बहुत सारा क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो हमारा वाटर है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर होता है, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ये हमने देखा था ऑर्गेनिक मैटर मेनली तो सीवेज से आता है। तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर प्रेजेंट है उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, डिग्रेड करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो कुछ ऑक्सीजन तो यही यूज कर लेंगे। तो हम देखेंगे फिश तक कितनी पहुंचेगी। तो ये देखो, ये है ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें मेनली होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो क्या होते हैं उसमें, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज किया और इसे कर दिया डिस्कार्ड, और किस में चेंज कर दिया, इसे CO2 और H2O में, ठीक है। तो एक तो इसने कंज्यूम कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, जो वाटर है उसके अंदर और भी बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, तो कुछ तो वो नाइट्रोजीनस मटेरियल, नाइट्रोजन भी होती है और डायरेक्टली नाइट्रोजन यूज नहीं होती, तो वो नाइट्रोजनस मटेरियल को किस में चेंज कर देता है, नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। तो जो भी नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, जैसे अमोनिया का कोई सब्सटेंस है, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीजन यूज कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट आयन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, जिसके अंदर NO3 नेगेटिव आयन आता है उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो जो पानी के अंदर अमोनियम सॉल्ट होते हैं उसको नाइट्रेट सॉल्ट्स में चेंज करने के लिए भी ऑक्सीजन यूज कर ली गई, तो कुछ ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो गई। फिर एक केमिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो होता है केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स का, है ना। कोई मेटल है, जैसे मान लो कोई ऐसी मेटल जिसके अंदर Fe है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये Fe चेंज होगी Fe3 पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या है 2 पॉजिटिव, इसको चेंज कर दिया ऐसे, इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कुछ मेटल्स भी ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, तो इन्होंने ऑक्सीजन यूज कर ली। यानी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज कर लेते हैं, नाइट्रोजीनस मटेरियल यूज कर लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया यूज कर लेता है। तो देखो अल्टीमेटली यहीं पर इतनी सारी ऑक्सीजन यूज हो जाती है, तो जो नीचे पानी के नीचे जो एक्वेटिक प्लांट है या एनिमल है वहां तक तो बहुत ही कम ऑक्सीजन पहुंचेगी, है ना। इसे क्या बोलते हैं, आप देखो ये क्या हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। ये मैंने अभी बताया था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन इन्होंने यूज की, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, BOD का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जितनी ज्यादा ये यूज करेंगे इसका मतलब उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी BOD की, इसका मतलब उसके अंदर उतना ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब उसके अंदर वेस्ट ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पता चला ना, वाटर क्या हो गया, पॉल्यूट। ये चीज आपको याद रखनी है, BOD की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वाटर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पॉल्यूट। क्योंकि जो BOD की हाई वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि भाई इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वेस्ट ज़्यादा है।
अब वेस्ट ज़्यादा है तो मतलब वाटर क्या है, पॉल्यूट, ठीक है। जो क्लीन वाटर होता है एकदम साफ, जिसके अंदर वेस्ट नहीं होता है, उसकी जो BOD वैल्यू है यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 5 ppm से कम होनी चाहिए, 5 ppm से कम। अब ppm का मतलब जानते हैं क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। अभी हमने देखा था, पीछे भी बताया था, अगर 6 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो फिश ग्रोथ इनहैबिट होने लग जाती है ना। तो जो क्लीन वाटर है, ये चीज़ याद रखना, क्लीन वाटर की जो BOD है वो कितनी होनी चाहिए, 5 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर BOD 17 ppm से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब वाटर बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड। वो तो बिल्कुल भी वहाँ पर कोई आपको एक्वेटिक एनिमल या प्लांट मिलेगा नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा जो हाईली पॉल्यूटेड है उसकी ppm कितनी होती है, 17 ppm BOD। और जो क्लीन वाटर है उसकी कम होनी चाहिए, कितनी, 5 ppm से, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, ऐसी होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल जो बैक्टीरिया यूज़ करता है, B4 बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वैसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो केमिकल्स यूज़ करते हैं। हमने ये देखा था ना यहाँ पर, एक तो बैक्टीरिया यूज़ कर रहा है, तो बैक्टीरिया जिस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है वो किस में मेजर होती है, BOD में। तो जो ये बच गए, ये हमारे केमिकल्स बच गए। तो केमिकल्स जो ऑक्सीजन यूज़ करता है उसको किससे निकालते हैं भाई, COD से, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कुछ केमिकल्स भी हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब CO2 को मेजर करने के लिए जो भी वाटर सैंपल है उसको हम ट्रीट करते हैं K2Cr2O7 के साथ। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब यहाँ से कितनी O2 लिबरेट हो रही है इसे हम पता कर लेंगे, उसका कितना COD है। K2Cr2O7 को आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। और इसका जो कलर है वो होता है ऑरेंज। तो इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। क्लियर इतना? तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है कि जो बैक्टीरिया यूज़ करता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिग्रेड करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जो केमिकल रिएजेंट्स यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल का ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, उसमें हमें कुछ ये बोला हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या उसे हम बोल सकते हैं परसिमेबल लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी हमें जो पानी पीना चाहिए उसके अंदर कितना क्या कंटेंट होना चाहिए वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो 250 ppm के अप्रॉक्स होनी चाहिए। pH जो है वो 5.5 से 9.5 के बीच होनी चाहिए, जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जो आर्सेनिक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो हमें क्रैम्प्स या फिर पैरालिसिस हो सकता है। फिर आता है बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये हमारे हार्ट के लिए टॉक्सिक होता है। उसके बाद आता है CD कैडमियम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.005 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो हमें एनीमिया हो सकता है या किडनी डिसफंक्शन हो सकता है। फिर आता है क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो ये कार्सिनोजेनिक हो गया, कार्सिनोजेनिक बन जाता है ये। और कार्सिनोजेनिक मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, फिर ये कैंसर प्रोड्यूसिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेनियम Se, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.01। ये बहुत ही अगर हाई लेवल पे है तो टॉक्सिक होगा, ठीक है, जनरली ये प्रेजेंट नहीं होता है। कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 3.0। ये प्लांट अगर हाई लेवल पे होते हैं, प्लांट और एल्गी के लिए टॉक्सिक होता है। जिंक 5.0 ppm होने के बाद टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट आता है F- यानी फ्लोराइड आयन होते हैं, इनकी परसिबल लिमिट है 1 से लेके 1.5 तक। ये स्केलेटन डिसऑर्डर कर सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन कर सकता है, और जो हमारा टीथ इनेमल है उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। देखो, वाटर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए फ्लोराइड आयन, उससे क्या होता है, हमारे टीथ के लिए फायदेमंद होता है अगर इतनी कॉन्सेंट्रेशन पर है तो। बट अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ये फिर क्या करेगा, टीथ एनिमल को डिकम्पोज करने लगता है। तो अगर ज़्यादा हुई तो उसके लिए खराब, हमारे टीथ के लिए खराब होगा, बट अगर परमिसिबल लिमिट होगी तो दांतों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेड होता है 0.05, जो किडनी डिसफंक्शन कर देता है अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो तो, या फिर इससे एनीमिया हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है और ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्लोराइड आयन की परसिबल लिमिट है 600 ppm। ये एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए हार्मफुल होगा, अदरवाइज ये हार्मफुल नहीं होता है। सल्फेट आयन की जो परसिबल लिमिट है वो है 500 ppm। ये हाइपरटेंशन का कारण होता है।
पेस्टिसाइड्स की है 0.005 जो टॉक्सिक हो सकते हैं अगर इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो, कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, इसका बताया था DDT जो कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, कैंसर का कारण बनता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको याद रख के चलनी है, थोड़ी सी वो मैं बता देती हूँ, इसमें एक आयन रह गया है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, वो है नाइट्रेट आयन NaO3 नेगेटिव। ठीक है, अगर नाइट्रेट आयन एक्सेस में प्रेजेंट हुआ ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, अगर ये एक्सेस में होता है तो क्या होता है, इसकी जो परसिमेबल लिमिट है वो है 50 ppm। ठीक है, अगर ये 50 ppm से ज़्यादा हुआ तो मतलब ये एक्सेस में हो जाएगा, और अगर ये एक्सेस में हुआ तो फिर एक डिजीज़ हो जाती है जिसे बोलते हैं मेथेमोग्लोबिमिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये आता है कि मेथिमोग्लोबिनेमिया का जो कारण है वो क्या है, इसको याद रखना। मेथिमोग्लोबिनेमिया इसका जो मेन कारण है वो है नाइट्रेट आयन। ये क्वेश्चन आ चुका है, मेथिमोग्लोबिनेमिया किसकी वजह से होता है, ये नाइट्रेट आयन की वजह से होता है, और एक मरकरी पदार्थ है जिसकी वजह से मीना माता होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, और इस डिजीज़ को ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आ जाए या मेथिमोग्लोबिनेमिया आ जाए, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है नाइट्रेट आयन। तो अगर नाइट्रेट आयन एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो हमें ये डिजीज़ होने का खतरा रहता है। और ये क्या है, ये स्टमक कैंसर से लिंक्ड है, यानी इसकी वजह से हमें स्टमक कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन हर किसी की बता दी, पानी के अंदर कितनी होनी चाहिए, नाइट्रेट की और मरकरी की याद रखना। मरकरी की वजह से क्या हो सकता है भाई, मीना माता, और नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, मेथिमोग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम, या क्या हो सकता है स्टमक कैंसर। परसिमेबल लिमिट है इसकी 50 ppm, अगर उससे ज़्यादा हुई तो फिर ये डिजीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये था वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो आज हमने वाटर पॉल्यूशन भी कवर कर लिया। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उससे मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।